हेलो एवरीवन। आज हम लोगों का चौथा दिन है। जेएलओ पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, पेपर नंबर 2 2019 का। जैसा कि हम बता चुके हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो जेएलओ राजस्थान में पूछे गए हैं उनकी सीरीज़ हम चला रहे हैं। प्रत्येक दिन अनुमानित 10 प्रश्न हम आपको दे रहे हैं 10 मिनट के अंदर। और ये सीरीज़ चूँकि आप 60-65 दिन बचा है, आपको पूरे सितंबर भर मिलेगी, अक्टूबर भर मिलेगी और नवंबर के फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम है। तो ये 60 दिन तक सीरीज़ चलती रहेगी आपकी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। सारी चीज़ें आपको एकदम लाइन से मिल जाएंगी। सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स, पूरा जेएलओ का सिलेबस, सब कुछ मिलेगा हमारे चैनल पर। कोई असुविधा हो तो नंबर दिया हुआ है हमने, हमसे संपर्क कर लीजिएगा। पहला प्रश्न शुरू करते हैं। 31वां प्रश्न। 30 प्रश्न हम पिछले करा चुके हैं 3 दिन में, चौथा दिन है। 31वां प्रश्न। जहां किसी डिक्री के निष्पादन में स्थावर संपत्ति का विक्रय किया गया है और ऐसा विक्रय आत्यंतिक हो गया है, वहां कब से ये समझा जाएगा कि संपत्ति क्रेता में निहित हो गई है। तो पहले से उत्तर समझ लें इसका। कहने का मतलब है कोई डिक्री का निष्पादन किया गया है, स्थावर संपत्ति की विक्रय से संबंधित डिक्री है, तो पूछा गया है कि ऐसा विक्रय कब से आत्यंतिक समझा जाता है। तो ये विक्रय जो है उस समय से जब संपत्ति का विक्रय हुआ। ऑप्शन नंबर 2 सही है कि अगर स्थावर संपत्ति का निष्पादन विक्रय द्वारा किया जा रहा है तो ऐसा विक्रय तब आत्यंतिक हो जाएगा, उस समय आत्यंतिक हो जाएगा और ये समझा जाएगा कि वो संपत्ति क्रेता में निहित हो गई है। कब से? उस समय से जब संपत्ति का विक्रय हुआ। 31वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक, काफ़ी कंफ्यूजिंग ऑप्शन है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। हमने अपने उत्तर में लिख दिया है, जैसा कि हम बता चुके हैं। हर वीडियो के साथ इस तरह के हैंड रिटन नोट्स का हमारा PDF मिल जाएगा आपको। ये हमने लिखा है 31वां 31 क्वेश्चन का आंसर है ये, उत्तर नंबर 31। जहाँ किसी डिक्री के निष्पादन में स्थावर संपत्ति का विक्रय किया गया है, वहाँ उस संपत्ति से जब संपत्ति का विक्रय हुआ ये समझाया जाएगा कि संपत्ति क्रेता में निहित हो गई है। प्रश्न संख्या 32 पर आ जाइए। दूसरा प्रश्न। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए न्यायालय कमीशन जारी कर सकता है? तो कमीशन की बात CPC की धारा 75 में हुई है और न्यायालय सारे ही ऑप्शन इसमें आ जाएंगे। 32वें का आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा कि न्यायालय क्या कर सकता है? किसी व्यक्ति की परीक्षा के लिए या संपत्ति के विभाजन के लिए या कोई मिनिस्ट्रियल कार्य करने के लिए, कोई सचिवीय कार्य करने के लिए, इन तमाम चीज़ों के लिए कमीशन जारी कर सकता है। इसका मतलब 32 का ऑप्शन नंबर 4 सही है इन सभी उद्देश्यों के लिए। प्रश्न संख्या 33 पर आ जाइए। निम्न में से कौन सी संपत्ति डिक्री के निष्पादन के लिए कुर्क के लिए दायी होगी? कौन सी संपत्ति कुर्क की जा सकती है? तो कुर्की के बारे में बताया गया है CPC की धारा 60 में कि कौन सी संपत्तियां कुर्क की जा सकती हैं, कौन सी संपत्तियां कुर्क नहीं की जा सकती हैं। तो कुर्क कौन सी की जा सकती है? लेखावाहियां नहीं होती हैं, नुकसानी के लिए वाद लाने का अधिकार मात्र, यह भी कुर्क नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। सरकारी प्रतिभूतियां जो हैं ये डिक्री के निष्पादन के लिए कुर्क की जा सकती हैं। और चौथा ऑप्शन भावी भरण पोषण का अधिकार, ये भी कुर्क नहीं होता है। कहने का मतलब है 1, 2 और 4 ऑप्शन ये कुर्क नहीं होते हैं डिग्री के निष्पादन में, जबकि सरकारी प्रतिभूतियां कुर्क की कर दी जाती हैं, की जा सकती हैं। इसलिए प्रश्न संख्या 33 का ऑप्शन नंबर 3 सही है। प्रश्न संख्या 34 पर आ जाइए। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 35 खा संबंधित है। तो 35 खा के बारे में पूछा जाता है। तो CPC की धारा 35 खा कहती है विलंब कारित करने पर खर्चा। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है 34 का कि विलंब कारित करने पर खर्चे से संबंधित है धारा 35 खा CPC की। बाकी सब अलग अलग धाराएं हैं, वाद के खर्चे से संबंधित, मिथ्या साक्ष्य, ये सब सारे ऑप्शंस आगे हम आपको फिर से पढ़ाएंगे। सारे
क्वेश्चन सारी चीज़ों से आया है। खर्चे से संबंधित वाद के खर्चे से संबंधित धारा 35 है, ब्याज से संबंधित 34 है, और मिथ्या या तंग करने वाले दावों से संबंधित धारा 34 खा है। 1 मिनट, 34 में पूछा गया था 34 खा। 1 मिनट, हमने गलत बता दिया है क्या? नहीं, ठीक है। मिथ्या या तंग करने वाले दावों के प्रतिरक्षाओं के लिए प्रतिकार, ये खर्चे के लिए है, आगे बताएंगे इसके बारे में हम। यहाँ पर फिलहाल प्रश्न संख्या 34 का ऑप्शन नंबर 1 सही है। विलंब कारित करने पर खर्चे से संबंधित है धारा 35 खा सीपीसी की। प्रश्न संख्या 35 पर आ जाइए कि सिविल प्रक्रिया पूछा गया है। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 148 के अंतर्गत न्यायालय कुल मिलाकर समय अवधि को कितना बढ़ा सकता है? तो सीपीसी की धारा 148 में समय को बढ़ाया जाना, ये हेडिंग है इसकी। और न्यायालय क्या कर सकता है? कुल मिला के 30 दिन तक का समय बढ़ा सकता है। कहने का मतलब है 30 दिन से अधिक नहीं, कुल मिला के अधिकतम समय 30 दिन तक बढ़ा सकता है न्यायालय। इसलिए 35 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 सही है। न्यायालय सीपीसी की धारा 148 के अनुसार 30 दिन तक या 30 दिन से अधिक का समय नहीं बढ़ा सकता, 30 दिन तक का समय बढ़ा सकता है। फिर आ जाइए प्रश्न संख्या 36 पर। प्रश्न संख्या 36 में पूछा गया है कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 3 संबंधित है। तो धारा 3 जो है सीपीसी की, वो न्यायालयों की अधीनस्थता से संबंधित है। सीपीसी की धारा 3 में बताया गया है न्यायालयों की अधीनस्थता। कहने का मतलब है 36 का ऑप्शन नंबर 2 सही है। धन संबंधी अधिकारिता से संबंधित धारा 6 है सीपीसी की। परिभाषाएं धारा 2 में बताई गई हैं। वाद को रोकने से संबंधित धारा 10 है सीपीसी की। 37वां प्रश्न, जो कि हमें 10 मिनट के अंदर कंप्लीट कराना है आपके 10 क्वेश्चन, इसलिए हम थोड़ा सा तेज पढ़ा रहे हैं। हालांकि सारा मैटर हमने अपने सीपीसी कंप्लीट सीपीसी फॉर जेएलओ 2023 की एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें पूरा मैटर हमने सीपीसी का पढ़ाया हुआ है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, सारी प्लेलिस्ट हमने जेएलओ के सिलेबस की बना दी है। प्रश्न संख्या 37 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस नियम में यदि वाद खारिज हो जाता है तो वादी उसी वाद हेतु के लिए नया वाद लाने से प्रवृत्त नहीं हो जाएगा। इसमें ऑप्शन ही गलत थे। तो आदेश 7 नियम 13 में बताया गया है कि अगर आपका वाद खारिज कर दिया गया है तो उसी वाद हेतु के लिए आप फिर से वाद ला सकते हैं, आपको मनाही ही नहीं है, आपको मना नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर 4 सही है, मगर चूंकि ऑप्शन उसमें दिए नहीं थे सही से, तो ये ऑप्शन मतलब आंसर इसका आदेश 7 नियम 13 हमने अपने उत्तर में लिख दिया है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 13 में जहां वाद पत्र की नामंजूरी से नए वाद का उपस्थित किया जाना प्रवारित नहीं होता। फिर प्रश्न संख्या 38 पर आ जाइए। 38वें प्रश्न में पूछा गया है निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा धारा 138 का कैविएट दायर करने का अधिकार, जो सीपीसी की धारा 148 का है, ये कैविएट दायर करने का अधिकार से संबंधित है, को सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में अंतर्विष्ट किया गया है। पूछा गया है आपसे कि सीपीसी की धारा 148 का जो है ये कब इंट्रोड्यूस हुई है, कब अंतर्निहित हुई है, अंतः स्थापित हुई है। तो उन ऑप्शन नंबर 2 सही है इसका। 1976 के अधिनियम 104 द्वारा अंतः स्थापित की गई है धारा 148 का सीपीसी में। फिर प्रश्न संख्या 39 पर आ जाइए कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 21 में न्यायालय का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र का अधिकार अंतर्निहित नहीं है। तो धारा 21 जो सीपीसी की है उसमें अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे उसको तो आपको दिखेगा कि विषय वस्तु संबंधी क्षेत्राधिकार कहीं पर नहीं बताई गई है बात। प्रादेशिक क्षेत्राधिकार बात बताई गई है, धन संबंधी क्षेत्राधिकार बताया गया है, निष्पादन करने के वाले न्यायालय का क्षेत्राधिकार बताया गया है, मगर धारा 21 में विषय वस्तु संबंधी क्षेत्राधिकार अंतर्निहित नहीं है। इसलिए 39वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 4 सही है। आखिरी प्रश्न आपका 40, इस पर आ जाइए आप। 40वें प्रश्न में पूछा गया है आपसे कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत गिरफ्तार या निरुद्ध किया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन हैं इसके। तो
सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत किसी भी संसद के सदन के दौरान या चालू रहने के अंतर्गत किसी सदस्य को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। विधान परिषद के अधिवेशन के दौरान परिषद के किसी सदस्य को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। मगर तीसरा ऑप्शन देखें, वो स्त्री जो देश की रूढ़ियों और रीतियों के अनुसार लोगों के सामने आने के लिए विवश नहीं किया जाना चाहिए, ऐसी व्यक्ति को क्या किया जा सकता है, सिविल प्रक्रिया संहिता के अनुसार निरुद्ध किया जा सकता है या गिरफ्तार किया जा सकता है। मतलब 40वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 3 सही है। और मजिस्ट्रेट जब वो न्यायालय जा रहा हो, इनको भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। मतलब कहने का मतलब है जो 40वां प्रश्न है इसमें ऑप्शन 1, 2 और 4 के अंतर्गत जो लोग हैं उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, जबकि ऑप्शन 3 के अंतर्गत उस महिला को जो रूढ़ी के अंतर्गत सामने नहीं आ सकती उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। इस तरह से ये हमने आपको 40 प्रश्न तक करा दिया। प्रतिदिन हम 10 प्रश्न दे रहे हैं और इस तरह से ये PDF लगा के दे रहे हैं। 10 प्रश्न के आंसर 1 लाइनर टाइप में हमने लिख दिए हैं। आप डायरेक्ट आंसर को याद कर सकते हैं, इससे आपकी CPC भी तैयार होती चली जाएगी। ये मैटर टोटल दे दिया हमने आपको, ये कंप्लीट मैटर है। और इस तरह से पूरी CPC हम जैसा कि हम बता चुके हैं प्लेलिस्ट में आपको दे चुके हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उन सबको ये मैटर पहुंचा दीजिए, सेंड कर दीजिए और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।